मोनी और सोनी दोनों बहन थी। मोनी एक अमीर घर की बहू थी, तो वहीं सोनी की शादी एक गरीब घर में हुई थी। एक दिन दोनों बहन मिलने का प्लान बनाती हैं और गांव के बाहर एक ढाबे पर मिलती हैं। कैसी है बहन? और ये क्या, इतनी बड़ी गाड़ी और छोटे छोटे कपड़े और इतना महंगा चश्मा? हाँ, तेरे जीजा जी ने दिलाया है, इम्पोर्टेड है। लेकिन ये क्या, तू ये फटे पुराने कपड़े क्यों पहनी है? क्या जीजा जी तुझे अच्छे कपड़े भी नहीं दिला सकते क्या? अरे नहीं यार, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उनकी नौकरी छूट गई है ना, तो घर में बहुत तंगी है, इसीलिए मैं ही उनसे किसी चीज की डिमांड नहीं करती। मेरा ही अच्छा है, बिजनेस वाले हैं मेरे घर में सब, तो पैसों की कोई टेंशन ही नहीं। देखकर ही पता चल रहा होगा ना तुझे। हाँ। वहीं मोनी बढ़ चढ़कर अपनी अमीरी का दिखावा करती है। सोनी को ये सब पसंद तो नहीं आता, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। चल, मैं तुझे अपनी कार में घुमाती हूँ। जिसके बाद मोनी और सोनी कार में बैठकर घूमने के लिए निकल जाती हैं। तभी अचानक से कार का ब्रेक फेल हो जाता है और वो पानी में जा गिरती हैं। वहीं मोनी पानी में बहकर गांव पहुंच जाती है और सोनी शहर। ये क्या, मैं तो पानी में डूबने से मर गई और मैं ये कहां पहुंच गई हूँ? यहाँ शौचालय भी नहीं है क्या? लोग लोटा लेकर जा रहे हैं झाड़ियों में। छी! तभी मोनी आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक औरत गाय का गोबर बटोर रही थी। यहाँ के लोग पागल हैं, गाय की पोटी छू रही है वो। छी! मोनी थोड़ी और आगे बढ़ती है, तभी उसे सोनी का पति दिखता है, जो अपनी बच्ची को गोद में लिए सब जगह सोनी को ढूंढ रहा होता है। सोनी का भी एक्सीडेंट हुआ था, शायद वो भी मर गई। इनका क्या होगा? क्यों ना मैं ही सोनी का रूप ले लूं? फिर तो मुझे ये पता चल जाएगा कि सोनी जीजा जी के बारे में और गांव के बारे में सच कहती थी या झूठ। जिसके बाद मोनी सोनी बनकर उसके ससुराल में रहने लगती है और धीरे धीरे उसे गांव पसंद आने लगता है और सोनी के परिवार को वो अपने परिवार जैसा प्यार करती है। इस मोह में तो वो अपने शहर की सुख सुविधा वाला जीवन बिल्कुल भूल ही चुकी थी। वहीं शहर में सोनी चुड़ैल अब भी भूखी प्यासी भटक रही थी। वहीं सभी उसे देखकर भाग रहे थे। तभी वो चलते चलते मोनी के घर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसके ससुराल में पार्टी चल रही है। ओ धनंजय डार्लिंग, तुम्हारी बीवी लापता है, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए और तुम पार्टी कर रहे हो। उसे मैं ढूंढूं? कभी नहीं। अच्छा है वो भाग गई, कम से कम अब मैं आराम से तो रह सकता हूँ, वरना कभी भी घर जाओ तो जोंक की तरह चिपकी ही रहती थी। मेरे साथ रहो, खुश रहोगे। फिर दोनों ड्रिंक पी के नाचने लगते हैं। वहीं सोनी चुड़ैल ये सब देख रही होती है और उसे मोनी के लिए बहुत बुरा लगता है। ऐसे पति का क्या फायदा जो सुख सुविधा तो दे, लेकिन उसे अपनी ही बीवी से कोई मतलब ना हो। जिसके बाद सोनी गांव आ जाती है और देखती है कि मोनी उसके घर में है। दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लग जाती हैं और मोनी अपने असली रूप में आ जाती है। तेरा ससुराल बहुत अच्छा है सोनी, भले ही तो गरीब है, लेकिन तेरे जीवन में कितना सुकून था। मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है मोनी। जिसके बाद सोनी मोनी को सारी बात बताती है। इस अमीरी का क्या फायदा जब तुम्हारा खुद का जीवन साथी ही तुम्हारे लिए लॉयल ना हो। तभी सोनी का पति वहां आ जाता है और दोनों चुड़ैल बहनों को वहां देखकर डर जाता है। जिसके बाद दोनों वीर को सारी बात बताती हैं और वो बहुत दुखी होता है। फिर वीर अपने हाथों से दोनों बहनों का अंतिम संस्कार करता है और फिर दोनों बहनों को मोक्ष मिल जाता है। जूते वाले की सफलता। बिहार नगर में एक गरीब मोची अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहा करता था। वो रोजाना लोगों के जूते पॉलिश करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार की बात है, मंगेश नुक्कड़ पर बैठकर लोगों को निहार रहा होता है
कि कोई आए और जूते पॉलिश करवाए। कब तक ऐसा चलेगा? दिन में मुश्किल से 10 ग्राहक आते हैं। ऐसा ही रहा तो मैं अपने परिवार को अच्छा जीवन कभी नहीं दे पाऊंगा। पता नहीं बाप दादा ऐसा क्यों कहकर गए कि तेरा जीवन हम आसान करके जाएंगे। आसान का तो पता नहीं, लेकिन ये दिन भी कठिन जरूर होता जा रहा है। मंगेश इन्हीं ख्यालों में खोया होता है कि उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। अरे ओ मोची, चल जल्दी से जूते पॉलिश कर। हाँ साहब, अभी करता हूँ। साहब लो, चमक गए आपके जूते। फिर सुब्बू उसे पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है। अरे ओ साहब, ये कौन से जमाने का सिक्का पकड़ा कर जा रहे हो मुझे? अरे भाई माफ करना, वो क्या है ना, घर से निकलते हुए जल्दी में पैसे रखना भूल गया। अब जो है यही है, रखना है तो रखो वरना तुम्हारी मर्जी। ना जाने कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। एक तो वैसे भी खाने के लाले हैं, अब क्या मुफ्त में लोगों की सेवा करते बैठूं क्या? खैर, क्या ही कर सकते हैं। इस तरह बुदबुदाते हुए वो सिक्का अपने पास रख लेता है। शाम के समय क्या हुआ, कुछ कमाई हुई या आज भी खाली हाथ चले आए? तभी मंगेश जेब से वो सिक्का निकालकर रंजना को देता है। ये क्या है? लाए भी तो एक सिक्का, वो भी 1 सदी पुराना। क्या करूं भाग्यवान, जब ईश्वर ही नहीं चाहता कि हम चैन से जिएं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते। मंगेश खूब कोशिश करता है कि वो ज्यादा मेहनत करे और कुछ पैसे कमा सके, लेकिन जल्दी कोई उसके पास आता ही नहीं था, जिस कारण कभी उसे कुछ पैसे मिलते तो कभी वो भूखे पेट ही सोते। ऐसे ही एक दिन रंजना घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी अचानक से छप्पर से उसके घर में एक किताब गिरती है, जो कि बहुत ही पुरानी होती है और उस पे काफी धूल जमी होती है। आह! क्या हुआ? इतनी तेज से क्यों चिल्लाई? भूत देख लिया क्या? ए जी, वो देखो, अचानक से छत से एक अजीब सी किताब गिरी। मंगेश उस किताब को गौर से देखता है। ये तो वही किताब है जिसे पढ़कर मेरे पिताजी जूते बनाया करते थे। ऐसा हो सकता है कि घर बनवाते समय गलती से मिस्त्रियों ने उसे छत बनाने में इस्तेमाल कर दिया हो, या किताब सुरक्षित रहे इसलिए पिताजी ने इसे छत में जड़वा दिया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये किताब खुलेगी कैसे? मैंने बचपन में भी इसे कईयों बार खोलने की कोशिश की थी, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि ये खुलती ही नहीं। चलो मैं इसकी धूल हटा देती हूँ। ए जी, ये देखो, ये कैसा निशान है? भाग्यवान, ये निशान कहीं देखा देखा सा नहीं लग रहा तुम्हें? लग तो रहा है। तभी रंजना अलमारी में कुछ ढूंढने लगती है। मिल गया। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही थी जो मिल गया? ए जी, ये तो वही सिक्का है ना जो मैंने उस दिन तुम्हें दिया था। हाँ, और इस पे भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा इस किताब पर। बड़ी अजीब बात है, चलो देखते हैं, शायद इससे ये किताब खुल जाए। फिर रंजना वो सिक्का किताब पर बने हुए निशान पर रखती है और किताब से एक तेज प्रकाश आता है और किताब खुल जाती है। ये तो कोई जादुई किताब है। तभी मंगेश किताब को गौर से देखता है, जिसमें बहुत ही अतरंगी तरीके से जूते, चप्पल, सैंडल बनाने के तरीके लिखे होते हैं। अरे वाह, इसमें तो बहुत ही आधुनिक और अतरंगी तरीके के जूतों की डिजाइन है, और ऐसी डिजाइन है जो अब तक दुनिया में कहीं भी नहीं बनी होगी। लगता है इसीलिए ये किताब इतनी अलग है। फिर मंगेश किताब को देखकर अलग अलग तरीके के जूते और सैंडल्स बनाने लगता है। ए जी, आपको पक्का यकीन है ये जूते चप्पल बिकेंगे ना, वरना कहीं हमारी मेहनत बर्बाद ना हो? मुझे पूरा भरोसा है भाग्यवान, लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। फिर मंगेश दिन रात मेहनत करके अलग अलग डिजाइन्स में जूते चप्पल तैयार करता है और फिर उसे बाजार में ले जाता है, जहां लोग उसके हाथों से बनाए हुए अतरंगी जूते चप्पलों को देखकर काफी आकर्षित होते हैं और कुछ ही देर में उसके बनाए हुए सारे जूते चप्पल बिक जाते हैं।
पहली बार उसकी इतनी ज्यादा कमाई हुई थी, जिसे देखकर मंगेश काफी खुश होता है। मुझे पूरा भरोसा है भाग्यवान, लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। वहीं एक दिन मंगेश की दुकान के सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलता है। यहाँ अतरंगी फुटवेयर की शॉप है क्या? सर, मेरी ही शॉप है, अतरंगी फुटवेयर की। मैंने आपके बनाए हुए डिजाइन्स देखे, काफी यूनिक डिजाइन्स हैं आपके पास, ऐसे डिजाइन्स जो अभी तक किसी भी मार्केट में नहीं आए। हम आपके साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप सहमत हो तो। फिर मंगेश उस आदमी को मना कर देता है, जिसके बाद वो खुद ही एक बड़ा सा अतरंगी सा फुटवेयर हाउस तैयार करता है, जहां वो ढेर सारे यूनिक फुटवेयर को बनाकर सेल करता और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता। इस तरह वो काफी अमीर हो जाता है और देश विदेश में वो अतरंगी फुटवेयर वाले के नाम से जाना जाने लगता है। पिताजी सच ही कहते थे कि एक दिन मैं बहुत कामयाब इंसान बनूंगा, और देखो आज बन गया। जिसके बाद वो खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगता है। गरीब की किस्मत। आमगढ़ एक ऐसा गांव था जहां कहा जाता था कि उस गांव में आम के देवता रहते थे। वहां हमेशा आम की बारिश हुआ करती थी और वहां के लोग किसी भी काम की शुरुआत आम खाकर ही किया करते थे। वहीं उसी गांव में एक गरीब पति पत्नी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो औरत एक बच्चे की इच्छुक थी, लेकिन उसका पति बच्चा बिल्कुल नहीं चाहता था। ऐसे ही एक दिन, हे आम के देवता, मेरी सूनी गोद भर दो, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर भी एक नन्हा मेहमान आए। तभी चेतन देवकी को प्रार्थना करते हुए सुन लेता है। अरे ओ देवकी, पागल हो गई है क्या? हम खुद गरीबी में जी रहे हैं, अगर घर में नया मेहमान आया तो उसे कहां से खिलाएंगे? ऐसा कुछ ना बोल मुंह से कि वो सच हो जाए। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अब इस घर में संतान की बात नहीं होगी बस। हे आम के देवता, ये तो कुछ भी कहते हैं, कृपा करके आप मुझ पे दया करें। वहीं गांव में आम की वर्षा हुई होती है, जिस कारण गांव में जगह जगह आम ही आम होते हैं और कुछ बच्चे वहां मैंगो फाइट कर रहे होते हैं। मिंटू, तूने मुझे आम फेंक कर मारा, देख अब मैं कैसे तुझे आम से मारता हूँ। मैं भी मारूंगा, तू मार तो। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर मैंगो उठाकर फेंकने लगते हैं कि तभी एक आम उड़कर देवकी के आंगन में जा गिरता है। ए मिंटू, इतनी दूर फेंक दिया आम कि गायब ही हो गया। अरे गया होगा कहीं, यहाँ इतने सारे आम तो हैं, इनसे खेलना। वो गया तो गया। वहीं देवकी, अरे ये आम ऐसे यहाँ किसने फेंक दिया, चलो इसका आम रस बना लूंगी। तभी जैसे ही देवकी उस आम को छूती है, वो एक विशाल आम में बदल जाता है। ए जी, ये यहाँ आओ, ये देखो। हाँ, बड़ी आश्चर्य की बात है, मैंने जैसे ही इसे छुआ ये बड़ा हो गया। चलो इसे काट कर देखते हैं। फिर देवकी आम को काटती है और उसमें उसे एक प्यारी सी बच्ची मिलती है, जिसे देखकर देवकी बहुत खुश हो जाती है। ए जी देखो, आम के देवता ने मेरी सुन ली। ये क्या बेहुदा मजाक है देवकी? तुम्हें कहा था ना कि भगवान से ऐसा कुछ ना मांगना जिससे हमारे जीवन में दिक्कत आ जाए। अब तुम संभालो इस बच्ची को अकेले। फिर चेतन वहां से चला जाता है और देवकी रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? इस बच्ची को मैं अकेले थोड़े ही संभाल पाऊंगी। वहीं चेतन, जो कि गरीब होता है, जिस वजह से वो लोगों से पैसे लेकर उन्हें बेवकूफ बनाने का काम करता रहता है, ऐसे ही उसने कुछ लोगों से पैसे लिए होते हैं और वो उन्हें लौटाने में असमर्थ हो जाता है, जिस कारण वो परेशान होता है। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो तो मुझे जेल भेज देंगे।
वहीं उसके घर के बाहर कुछ लोग आकर चिल्लाने लगते हैं। अरे ओ चेतन, लुट्टन कहीं के, हमारे पैसे खाकर बैठ गया। पैसे दो हमारे, वरना हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। अरे ओ फटीचर, बाहर निकल, डर गया क्या? अरे डर के मारे चूहे की तरह बिल में दुबक गया है। बाहर आ रहा है या हम अंदर आए? ऐसी बातें सुनकर चेतन और भी ज्यादा डर जाता है। अब मैं क्या करूं? पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। तभी अचानक से चेतन के सामने एक अजीब सी रोशनी आती है और वहाँ ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। ये कैसे हुआ? फिर वो पास पड़ी बच्ची को देखता है और वो खिलखिलाकर हंसने लगती है, जिसे देखकर चेतन समझ जाता है कि उसकी बेटी कोई मामूली बच्ची नहीं है, बल्कि सच में वो आम के देवता का दिया हुआ आशीर्वाद है। फिर वो सभी से लिए हुए पैसे लौटाता है और बाकी बचे हुए पैसों से छोटा सा काम शुरू करके खुशी खुशी रहने लगता है।